हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना सिंगल एंड मेरी जर्नी के बारे में एक बार मैं अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ ब्रीफ आपको कि मैंने 2019 में अपना जो है ग्रेजुएशन किया था बीए फ्रॉम ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। एंड उसके बाद मैंने अपना जो एमए है वो सोशियोलॉजी से किया था। मैंने साथ ही में ही यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, जिसमें मैंने 2024 2024 का मेंस लिखा था यूपीएससी में, जो कि अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाइड नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे यूजीसी नेट जीआरएफ देना चाहिए, जिसमें मैंने अपने 3 अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पीएचडी, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट एंड थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जीआरएफ क्वालिफाइड हुआ। तो अभी जो रिसेंटली यूजीसी नेट दिसंबर 2025 जो हुआ है, वहाँ पर मैंने 226 मार्क्स गेन किए हैं, जिसमें मेरा जीआरएफ हुआ है सोशियोलॉजी से। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी कुछ स्ट्रैटेजी रही थी, जैसे कि मैंने विदाउट एनी हेल्प सेकंड 2 अटेम्प्ट्स में मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली थी। मेरी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन थी सोशियोलॉजी के लिए, मैंने उसी की जो नॉलेज थी उससे अपना एग्ज़ाम दिया था। बट मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, उसमें मैंने क्या किया कि थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की। उसमें मैंने अपना 1 मंथ दिया था अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए। तो मैं आज डिस्कस करूँगी कि हम कैसे और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि हाउ आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ इन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट जो था मेरा मेन सब्जेक्ट, जिसमें मेरे 81 क्वेश्चन सही हुए थे आउट ऑफ 100। तो इतना अच्छा स्कोर, मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। क्वेश्चंस है 81 क्वेश्चंस इन द पेपर 2 एंड एसेंशियल थिंग्स फॉर क्वालिफाइंग, कि हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या-क्या हम मेथड्स अपनाएँ, क्या-क्या हम मेथड्स यूज़ करें, जिससे हम अपना पेपर क्वालिफाई कर सकें। एंड पेपर 1, ऑफ कोर्स पेपर 1 इज़ सो टफ। पेपर 1 टफ था थोड़ा-सा इस बार, क्योंकि जिस तरीके से पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे हमारे जो सिंपल एंड ईज़ी, तो इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो थोड़ा टफ था एंड डीप क्वेश्चंस पूछे जा गए थे। जैसे क्वांटिटेटिव जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उस वाले कोई चैप्टर से बहुत टफ क्वेश्चंस आए थे। एंड फिर हमारा लॉजिकल रीजनिंग से बहुत क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंडियन लॉजी से हमारे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि स्टूडेंट्स इतना नहीं कवर अप कर पाते हैं। तो और इसके बाद मैं यही भी बताऊंगी कि आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अपने यूजीसी नेट जून 2026 के पेपर के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैंने 226 स्कोर किया था, जिसमें मेरी जो परसेंटाइल थी वो 99.5 थी। ओके, तो ये मेरा है। अब मैं बता देती हूँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने पीएचडी क्वालिफाई किया था, सेकंड टाइम में मैंने नेट क्वालिफाई किया था एंड थर्ड टाइम फॉर जेआरएफ। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने विदाउट एनी प्रिपरेशन दिया था, जैसे मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं अपना बैकग्राउंड बता चुकी हूँ कि मैंने अपना जो बीए है वो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी से किया था, एमए सोशियोलॉजी से किया है मैंने। एंड मैंने 2024 में सोशियोलॉजी ऑप्शनल से मैंने अपना यूपीएससी मेंस लिखा था। नाउ मैं अभी क्या कर रही हूँ प्रेजेंट पे मैंने जो मेरा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस है, वहाँ पर मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। और साथ में ही मैंने एज अ कंटेंट राइटर कुछ इंस्टीट्यूशंस में वर्क किया है। तो कंटेंट राइटर की जब मैंने जॉब की, तो मुझे यहाँ से यही पता चला कि कितना हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कितना डीप वे में। जब मैंने खुद से कंटेंट बनाया प्रोफेसर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर मैंने नेट के लिए कंटेंट बनाया, तो यहाँ से मुझे बहुत सारी नॉलेज गेन करने को मिली। एंड देन हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए मैंने, तो जैसे मैंने इग्नू की बुक, जो इग्नू की एमए की जो मेरी बुक्स थी वो मैंने रीड की थी। एंड देन नितिन सांगवान, मैंने यूपीएससी सोशियोलॉजी के लिए मैंने उसको प्रेफर किया था। नितिन सांगवान एक समरी बुक है हमारी, मोस्टली जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवीजन पर्पज से बहुत अच्छी बुक है। एंड अंतरा मैम, लास्टली मैंने फिर अंतरा मैम के नोट्स को प्रेफर किया था, जिससे कि जो मेरी नॉलेज में गैप था, जो मेरे नेट और जीआरएफ के बीच में गैप था, उसको मैंने फुलफिल अंतरा मैम के नोट से किया था। अंतरा मैम के नोट्स को मैंने काफ़ी रिवीजन किया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने, अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं।
देखो, आजकल हम जहाँ देखते हैं कि पहले हमारे पास क्या होता था कि रिसोर्सेज़ की कमी रहती थी, हमारे पास कंटेंट की कमी रहती थी। बट अभी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं। हम देखें यदि हमारे पास इंटरनेट पर इतने रिसोर्सेज़ हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कौन-कौन से रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करना है और किसको नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप अपने जो भी रिसोर्सेज़ हैं उनको लिमिटेड रखें। स्टार्टिंग में ही आप डिफ़ाइन कर लें कि मुझे ये जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसके लिए ये रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करने हैं एंड जो हमारा पेपर 1 है उसके लिए मुझे ये करना है, ठीक है? फिर आपको सेकंड पॉइंट है जो हमारा मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है हमें, ठीक है? मल्टीपल टाइम रिवाइज़ मतलब कि यदि आप कोई कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेते हैं उससे हमारे एग्ज़ाम में जो है वो नहीं हो पाता, राइट? तो आप यदि आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो ट्राई करें आप वीकेंड पे आप उसे रिवीज़न कर लें, फिर आप उसको मंथली रिवीज़न करें, ठीक है? एग्ज़ाम से पहले ट्राई करें कि आप 4 टू 5 रिवीज़न्स आप अपनी जो भी है उसको करें। देन फिर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें फॉर द लास्ट टाइम रिवीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो 10 यूनिट्स हैं हमारी सोशियोलॉजी में जिसमें कि बहुत सारे हमें फैक्ट्स को याद करना पड़ता है, थिंकर्स ने किस बुक के बारे में किस बुक में क्या कॉन्सेप्ट को लिखा है, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है। तो इसका हम यदि शॉर्ट नोट्स बना दें, मैंने आगे थोड़ा-सा अपने नोट्स भी डाले हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप से मैंने नोट्स बनाए थे। ओके एंड फिर बुक नेम लर्न। आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए कि किस बुक कौन सी बुक कब लिखी है। खैर जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम इतनी सारी नहीं कर पाते बट एक ब्रीफ आइडिया हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उनकी बुक्स का हमें पता होना चाहिए, ठीक है? फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है पीवाईक्यू सॉल्व। आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि हमें उसका पैटर्न जानना है, तो हमें सबसे पहले उसकी पीवाईक्यूज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो पीवाईक्यूज़ को आप बहुत अच्छे से रीड करके जाएँ, उन्हें सॉल्व करके जाएँ, उन्हें टेस्ट लगा के जाएँ। जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो पीवाईक्यूज़ जाएँ, सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा किस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके स्टडी मटेरियल में। देन हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने प्रिपेयर किए थे अपने एग्ज़ाम के लिए। जैसे मेरे ये यूनिट 6 के नोट्स हैं। कार्ल पोलियानी की जो बुक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी। एंड मार्शल मॉस की जो बुक है हमारी द गिफ्ट। तो ये मैंने नोट्स तो अंतरा मैम के मटेरियल से जो फ्री यूट्यूब मटेरियल है उससे बनाया था, जब मैंने नेट की प्रिपरेशन की थी पहले तब। ओके, तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स और मैंने हर यूनिट्स के मोस्टली नोट्स ऐसे बना के रखे थे जिससे कि मैं बाद में रिवीजन कर सकूँ। अभी आप देख सकते हैं जैसे यूनिट 4 है, यूनिट 4 में जैसे रूरल अर्बन कंटिन्यूअम फिट्रिम सोरेकिन ने बोला था एंड देन फिर आप पढ़ते हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने फोक अर्बन कंटिन्यूअम बोला था, है ना? तो ये सारा मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखा था। फिर इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आए थे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो बुक्स हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं याद करने के लिए, पेपर में बहुत आता है। तो मैंने क्या किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैंने कुछ बुक्स की लिस्ट बना ली थी कि जो-जो बुक्स मुझे याद होती जा रही हैं मैं लिख लूँगी साथ में। जैसे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सी डब्ल्यू मिल की बुक है। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एलेक्स इंकल्स की बुक है। एंड देन फिर मुकद्दिमा इब्न खाल्दून जिन्होंने पहली बार सोशियोलॉजी के बारे में बात की थी, ठीक है? तो ऐसे ही मैंने सारी जो बुक्स हैं हमारी उनके बारे में मैंने लिखा था यहाँ पे। तो ऐसे मैं रिवीजन करती थी। ये तो मतलब मैंने कुछ एक ही नोट डाला है, लेकिन मेरी और भी जैसे और सारी बुक्स थी उनका भी किया। अभी ना यूजीसी नेट पेपर 1 की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी हमें सिलेबस को रीड करना है इम्पोर्टेंटली। इसमें जो हमारी 10 यूनिट्स हैं जिसमें से कि हर यूनिट से मोस्टली 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि हमारा जो डीआई वाला पार्ट है, वो आपका अच्छे से होना चाहिए। डीआई वाला पार्ट क्यों? क्योंकि आप जैसे हम बात करें 5 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली आते हैं और ईज़ी होते हैं। मतलब आप यदि थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हैं, तो वो आपके 5 क्वेश्चन बहुत आराम से सही हो जाते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा आता है लॉजिकल रीज़निंग वाला क्वेश्चन, जहाँ से आप बहुत ईज़िली गेन कर सकते हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट पोर्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है? लेकिन हम जो देखते हैं हमारा जो टफ़ेस्ट जो पैटर्न है, जो कहाँ से आता है, जैसे फ़ैलेसी। इस बार मेरे एग्ज़ाम में बहुत सारी जो फ़ैलेसी आई थी, 3 टू 4 फ़ैलेसीज़ आई थी, जो कि मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं पढ़ के गई थी। तो
इंडियन लॉजिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं और इस बार थोड़ा टफ पेपर था, तो मैंने सिर्फ ओनली 31 क्वेश्चंस जो थे पेपर वन में मेरे जो सही हुए थे, ठीक है। और मैंने क्या किया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोथ पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यूट्यूब के जो मैराथन वीडियोस आती हैं कुछ, जैसे कि मैंने आईसीटी के फॉलो की थी एंड हायर एजुकेशन के लिए फॉलो की थी, तो जैसे एक चैनल है विजन जेआरएफ जिन पर शिव सर एंड द सिमरन मैम पढ़ाती हैं, तो मैंने वो फॉलो किया था। एंड भरत कुमार सर की कुछ वीडियोस थी वो फॉलो की थी मैंने लास्ट मैराथन्स वगैरह देखने के लिए। ओके, देन नाउ अभी आपको क्या करना है रिविजन एट जून 2026 के लिए। एक तो आपको दोनों ही पेपर के सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड करना है कि आपके सिलेबस में क्या है। देन आपको सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, नॉट ओनली फैक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि फैक्ट ओनली फैक्ट पर फोकस करना है या ओनली कॉन्सेप्ट पे, वो दोनों पे फोकस करना है आपको, फैक्ट पे भी एज वेल एज कॉन्सेप्ट। आपको डीप कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से बना ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या पूछा जा रहा है, हमारा असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं हमसे, ठीक है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए हमको डीप अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। देन लिमिटेड रिसोर्सेज मल्टीपल टाइम रिविजन, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना और उसका मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि मोस्टली मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और पेपर वन डीपली अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, हमें पेपर वन को भी बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो बहुत चेंज होता जा रहा है, तो हमें पेपर वन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी, आपको स्टडी करते टाइम ये नहीं है कि यदि हमने पढ़ लिया, ठीक है, एक दिन तो हमने 12 आवर्स पढ़ लिया देन दूसरे दिन हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है अपनी स्टडी में। एंड बिल्कुल जैसे एक एक दिन यदि हम 5 आवर्स 6 आवर्स से 7 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो हम डेली बेसिस पर ट्राई करें कि हम 7 आवर्स पढ़ें। और जैसे संडे को हम मंडे टू सैटरडे जितना भी हमने पढ़ा है हम उसको अच्छे से रिवीजन करें। ओके, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।